Are doing fine. So, can you hear me now? Are you all able to hear me? Okay, just a minute. I have shared a Word doc with you guys. I was actually opening the tab in order to monitor your class, your comments side by side. Can you all see me? Can you all listen to me? Can you all see the comments? Yes. Yes, अब सबको साउंड आ रही होगी, right? Have you all got the document, agriculture related schemes document, which I have shared on Telegram, all the channels of Telegram? In fact, I guess I have shared on all the Telegram channels. Okay. Yes, a resounding yes out there. So, price deficiency payment. Or some of you must already be knowing what is the meaning of price deficiency payment. See, today the major criticism of MSP is that we need to understand this concept for prelims as well as mains. Again, a reiteration is needed. देखो, अगर कोई गरीब इंसान है, if there is a poor person, what happens is पॉवर्टी लाइन में इंडिया में एक फ्लॉ है. पीपल who are below poverty line are covered. People who are just above poverty line, जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं. रवीश कुमार की अगर बात करें तो रवीश कुमार बोलते हैं ना, हाशिए पे रहने वाले लोग जो जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन है. यानी कि अगर $1 की पॉवर्टी लाइन है और अगर कोई $1.2 अर्न कर रहा है पर डे, हम उनकी बात कर रहे हैं. बिलो पॉवर्टी लाइन जब कभी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज करती है 1400 रुपीज़ से, लेट्स से 1850 रुपीज़ कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को तो राशन मिल जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और बाकी की स्कीम्स के अंडर, ठीक है, इनकी तो मदद हो जाती है. लेकिन पीपल हु आर जस्ट, अब जो लोग मिडिल क्लास हैं आपके मेरे जैसे, वो भी ऊपर हैं, उनके लिए भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि अगर एक साल में 1 क्विंटल अनाज खाया जाएगा, कंज्यूम होगा फैमिली में, तो 450 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे. इन लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन बजट गड़बड़ हो जाता है, बजट के साथ प्रॉब्लम हो जाती है विद दोज हु आर जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन. समझ में आया? हु आर जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन. अब उनके लिए क्या किया जाए? दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट? जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है. इसीलिए ये कहा जाता है कि जो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो लोग नहीं चाहते कि एमएसपी रहे, जिनका बड़े लोग हैं या जो भी हैं, इंटेलिजेंसिया जिन्हें कहा जाता है, दी सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया, critics of MSP say that we should have post dated MSP. If I were to use a technical term for post dated, post ex post facto MSP, how many of you understand the meaning of ex post facto? यानी कि आफ्टर द फैक्ट हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि जब प्रोक्योरमेंट हो चुकी है. अब सरकार क्या करेगी? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट में 600 या मान लो 1000 रुपीज़ का बेस प्राइस डिक्लेयर कर देगी, ठीक है. अब इस बेस प्राइस के बाद अगर मार्केट में एमएसपी, अगर मार्केट में एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिस पे एक्चुअली ट्रेडिंग होगी व्हीट ग्रेन की, फूड ग्रेन्स की, अगर वो रहता है 1500, ठीक है, सरकार ने डिक्लेयर किया बेस प्राइस 1000 रुपये और उनको, किसानों को मिला एक्चुअल में मार्केट में एवरेज प्राइस, सरकार ने एक सर्वे करवाया
government got a survey done and government found out that the average sale price of wheat was 1500 rupees. Government will give 500 rupees afterwards. Total 1500 rupees will be given to the farmers after the procurement season, after the sale has already taken place. डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे MSP is declared in advance. Here MSP is declared before the sowing season, right? MSP is declared before the sowing season. ग्रो करने से पहले ही sowing season में ही MSP डिक्लेयर हो जाता है. यहाँ पे हार्वेस्ट के बाद पैसा मिलेगा, डिक्लेयर भी बाद में होगा. प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, इसको प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट क्यों कहा जाता है? Whatever deficiency will be there in the price will be paid afterwards. Deficiency in the price will be paid afterwards. Clear? Deficiency in the price will be paid afterwards. Price deficiency payment. That is why it is called as price deficiency payment. Am I clear, everyone? Is it clear for everyone? Let's read a bit. Is it clear to everyone? Saeed and all. इसको हिंदी में कहा जाता है भाव अंतर. भाव में जो अंतर है, डिफरेंस है, भुगतान, पेमेंट योजना. Right? Madhya Pradesh government was the first government to bring this about. It was launched and implemented on a pilot basis. Pilot basis होता है कि जब कभी कोई राफेल, मतलब जब कभी मिग 21 जैसा कोई विमान, फाइटर जेट टेस्ट करना होता है तो उसको सिर्फ पायलट के साथ उड़ाया जाता है कि अगर जान माल को, किसी को लाइफ को नुकसान होगा तो वो सिर्फ पायलट की लाइफ को होगा. ठीक है, तो पायलट मीन्स टेस्ट बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे. A price differential scheme popularly known as Bhavantar Bhugtan Yojana was introduced. Farmers, how does it work? Farmers who register under the scheme are compensated only if their actual selling price is lower than the government set MSP. Clear? Yes. मोदी नहीं, मैडी, right? दोनों नाम इंटरचेंज कर सकते हो, वो अलग बात है, but he is मैडी. He is at least better than the other one. Now, the actual amount of compensation or deficiency payment made to a farmer is determined by a model price. ठीक है, model price means average price. ये समझ में आ गया guys सबको? Saeed, is it clear? Saeed seems to be struggling a lot with since he is a beginner. Saeed, ये clear है ना? मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, different मंडीज में सरकार सर्वेक्षण करवाएगी, सर्वे करवाएगी. ओके, सर्वे करवाएगी कि मंडी 1 में कितना प्राइस था. अगर मंडी 1 में 1450 था, मंडी 2 में 1400 था, मंडी 3 में 1600 था, मंडी 5 में 1475 था, मंडी 6 में 1550 था. तो ले दे के एवरेज प्राइस अगर इन सारी मंडियों का निकालोगे तो आएगा 1500. तो सरकार इस वे में क्या कर रही है कि प्राइस पहले डिक्लेयर करके जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन वाली जो फैमिली है उनकी कमर नहीं तोड़ रही, उनका बजट डिस्टर्ब नहीं कर रही. इट इज़ क्रिटिसाइज्ड, MSP हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फ्यूएलिंग, MSP हैज़ ऑलवेज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फ्यूएलिंग आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन? दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, राइट? आर्टिफिशियल मतलब हो सकता है कि क्रॉप का प्राइस, वीट फ्लावर का, आटे का प्राइस जेन्युइनली मतलब एक्चुअल में इतना नहीं बढ़ता. अगर मार्केट फोर्सेस को, डिमांड एंड सप्लाई को काम करने दिया जाता तो शायद इसका प्राइस इतना इंक्रीज नहीं होता. क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फ्लॉज इन द स्कीम. अब ये स्कीम भी इंडिया में ना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि
डिफरेंस बिटवीन एमएसपी और मॉडल प्राइस आएगा अगर इफ सेलिंग प्राइस इज लोअर दैन बोथ एमएसपी एंड मॉडल प्राइस, द पे आउट इज कैप्ड एट, पे आउट विल बी लिमिटेड टू डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड द मॉडल प्राइस। ठीक है, तो ये इसमें गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि फार्मर से कोई खरीद करेगा ही नहीं। स्कीम में और ज़्यादा दिक्कत है। ये पता है कब स्कीम सही है? जब आपकी सेल और परचेज फॉर्मल मार्केट में ज़्यादा हो रही हो। फॉर्मल मार्केट मतलब बैंक अकाउंट में मशीन्स हों, इसका प्रॉपर जायज़ा हो, असेसमेंट हो कि कितनी क्रॉप आ रही है। इसीलिए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट भी ये सिस्टम इंडिया में फेल हो गया, राइट? Basic purpose of the scheme was to compensate the farmers in the event only of in only event where there would be a price crash. Okay, and to extend the hedge prices faced by them. Clear? So these things are there. Clear? ये एक पता होना थोड़ा सा ज़रूरी था कि ये होता क्या है. That's the only thing required of you guys. Clear? All right, everyone. So these things are there. Now, coming to the other aspects. So these things are just ये एक तो ये पढ़ो, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिया था एक बार उस डॉक्यूमेंट को ओपन करो. I'll take you through. So price deficiency payment system is clear to all of you, right? Okay. So now proceeding further, this helped traders in paying less to the registered farmers as they are entitled to payment from the government. तो इसमें क्या हुआ, स्कीम में फ्लॉ क्या हुआ? Traders they started paying less to the farmers, citing that, telling the farmers that you will any which ways you will get paid from the government. मतलब ये मैं ये बोल दूंगा कि 1500 रुपये की अगर मैं अनाज खरीद रहा हूँ और मैं कमीशन एजेंट हूँ, तो मैं फार्मर्स को ये बोलूँगा कि देखो 1000 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 500 रुपये तो तुम्हें गवर्नमेंट से मिल ही जाएंगे, राइट? तो दिस एबिलिटी टू आइडेंटिफाई हैज़ पुट द ट्रेडिंग कम्युनिटी एट एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ बार्गेनिंग विद द फार्मर्स. तो ये सारा कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गई थी. अभी के लिए एक अवेयरनेस ज़रूरी थी. Rest of the points you can read, you will be able to understand all the points. Application of the scheme to 25% of marketable surplus only. Only to the 25% of marketable surplus, not to the rest of it. Clear? So this was the flaw in the scheme. Clear? Then coming to the other aspects, बाकी की schemes की तरफ चलें. Why the MSP is not lifting the agricultural prices? MSP की वजह से agricultural prices क्यों नहीं बढ़ रहे? Agricultural income क्यों नहीं बढ़ रही? This point we have broadly answered why MSP is not leading to increase in the income of the farmers. Government finds it difficult to implement non-price recommendations of CACP. CACP gives the CACP क्या है? वही कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जो MSP डिक्लेयर करता है.
राइट. डिक्लेरेशन ऑफ हायर MSP remains only a paper tiger, क्योंकि recommendations of CACP are just recommendations. They are not binding on the government. Right. In 2018-19 Kharif and Rabi MSPs for several crops were substantially increased, and farmers of paddy did benefit. In case of cotton, prices remained higher than MSP due to global factors, while farm leaders demanded that all farmers should receive MSP. The organizations handling the procurement, like FCI, warehousing corporations, Punjab State Warehousing Corporation, at the national level, are not enthusiastic about bringing more commodities under the ambit of procurement. In the case of wheat and rice, the procured stock is distributed under the PDS at a hefty cost to the government. Economic cost of FCI for wheat and rice in 2019-20 is rupees 25 and rupees 36 per kg respectively, but the center sells at rupees 2 and rupees 3 per kg. Thus सेंटर का फूड सब्सिडी बर्डन इंक्रीज हो जाता है, राइट. एंड 33 रुपीज़ वीट के राइस के केस में, ठीक है. वेरी फ्यू स्टेट एजेंसीज लाइक स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस have an adequate number of quality control professionals required for the maintenance of stock. Yeah. Further, when the government holds large stock, private sector is scared as it fears the government selling the stock at highly subsidized price. Government is going to sell the stock at highly subsidized price. इसलिए प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, अगर देखो गवर्नमेंट 40 मिलियन टन का जो सरकार का कोटा है कि हर दम FCI के पास 40 मिलियन टन की लिमिट होनी चाहिए. ये तो ऑफिशियल लिमिट थी जब हमारे कंट्री में 1967 में, 1917 में, 1960s में फेमिन्स देखे जाते थे, सूखा पड़ जाता था, राइट. अब FCI ऑन एन एवरेज हर सीजन में 200 मिलियन टन वीट स्टॉक रखती है. इस वजह से प्राइवेट प्लेयर्स एक प्रॉपर प्राइस फार्मर को नहीं देता, क्योंकि उसको ये डर होता है कि सरकार के ऊपर जो बर्डन आ रहा है, इतना सारा फूड ग्रेन्स के बोरियां जो रखी हैं, सरकार इसको सस्ते में बेच देगी और प्राइवेट प्लेयर का प्राइस और कम हो जाएगा. मान लो कि अगर प्राइवेट प्लेयर उसको 1000 रुपये में ख़रीदना चाह रहा है, प्राइवेट प्लेयर उसे नहीं खरीदेगा. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि FCI के पास इतना सारा अनाज रखा है, FCI इसे 500 रुपये में बेचने वाली है या बेच देगी, क्योंकि FCI की जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है वो ही फुल हो जाती है. क्लियर. इसीलिए एट द हाइट ऑफ फार्म क्राइसिस लास्ट ईयर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षणा. प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता मीन्स फार्मर, आय मतलब इनकम. प्राइम मिनिस्टर फार्मर्स इनकम सिक्योरिटी स्कीम PM आशा, which raised false hope as if the government would be able to secure MSP for all 24 crops, but that did not happen. ठीक है. तो ये सारा कुछ है. कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमने बेसिकली पढ़ लिया है जब हम बिल को डील कर रहे थे, राइट. जो 3 ऑर्डिनेंसेस लाए गए हैं. वेयर द फार्मर अग्रीज टू प्रोवाइड द अग्रीड क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक agricultural product, these should meet the quality standards of the purchaser and be supplied at the time determined by the purchaser. In turn, the buyer commits to purchase the product and in some cases to support production through the supply of farm inputs, land preparation and the provision of technical advice. Clear? So contract farming बेसिकली जब कोई आपकी फार्मर की ज़मीन किराए पे ले लेता है और सारा टेक्निकल नो हाउ सब कुछ प्रोवाइड करता है. ये हम पढ़ चुके हैं. एडवांटेजेस क्या होंगी? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन, रिस्क ऑफ प्राइस एंड रिस्क ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट. इट प्रोवाइड्स बेटर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, क्रेडिट. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि पेप्सी जैसी कंपनीज आगे आनी चाहिए. क्लियर. मार्केटिंग चैनल्स एंड इंफॉर्मेशन वाइल lowering the transaction cost. It provides farmers better information also, assured market for their produce at their doorsteps, reducing marketing and transaction costs. Contract farming can open up new markets which would otherwise be unavailable to small farmers, because contracting firm like Pepsi will be
इंटरैक्टिंग विथ सो मैनी प्लेयर्स लाइक चिप्स मेकर्स, केचप मेकर्स टोमेटो के लिए, है ना, और पिकल मेकर, अचार बनाने वाली कंपनीज, विच अ फार्मर में नॉट बी एबल टू कॉन्टैक्ट. चैलेंजेस क्या हैं? बार्गेनिंग पावर. फार्मर इज वेरी पुअर, कंपनी इज वेरी रिच एंड माइटी. लॉयर्स हैं कंपनी के पास, अगर कोई केस हो जाएगा तो लॉयर्स कंपनी को डिफेंड करके बचा ले जाएंगे, लेकिन फार्मर फंस जाएगा इसमें. ठीक है. अनड्यू क्वालिटी कंट्रोल, अनड्यू क्वालिटी कट ऑन प्रोड्यूस बाय फर्म्स, तो डिलेड डिलीवरीज एट द फैक्ट्री, डिलेड पेमेंट्स, तो ये सारी दिक्कतें हो जाएंगी. लो प्राइस देगी. पेस्ट अटैक अगर होगा कॉन्ट्रैक्ट क्रॉप पे तो फार्मर को कम दाम मिलेगा. अब इसमें क्या हो जाएगा? सिंगल बायर मल्टीपल सेलर्स. मोनोसोनी, मोनोपोली तुमने सुना होगा, ओलिगोपोली सुना होगा. मोनोपोली और ओलिगोपोली से थोड़ा सा मिलता जुलता एक टर्म है मोनोसोनी. मोनोसोनी क्या है? व्हेन अ बिग फर्म कंट्रोल्स द सेलर्स एज वेल एज द बायर्स. बायर्स इज जैसे तुम अमेजन पे हो, सारे सेलर्स अमेजन के पास हैं, सारे बायर्स अमेजन के पास हैं, राइट? Okay, adverse gender effect. Women have less access to contract farming than men. Men would be the ones who would be signing contract for the farming and all. तो इसलिए ये फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि women playing more role in agriculture के अगेंस्ट हो जाएगा. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्यों इंक्रीज हो रहा है? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज इंक्रीजिंग because men are migrating to cities for urban sector jobs. Driver, rickshaw puller, auto rickshaw, urban Uber cab driver, Ola driver और पानी वाला, राइट, पानी पूरी वाला, पान वाला. ये जब फैमिली में मेन माइग्रेट कर जाते हैं फैमिलीज़ में और विमेन रह जाती हैं, तो विमेन खेत संभालने का काम करती हैं. why are the men leaving for urban areas? Men are leaving for urban areas because of declining income in the agriculture sector. पेप्सिको कंट्रोवर्सी. पेप्सिको में क्या हुआ था? अब ये देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खतरे क्या हैं. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप करते हो तो ये कंपनीज क्या करती हैं, पहले सुन लो. पेप्सी फार्मर को ये कहेगी कि तुम हमारा दिया हुआ अनाज ग्रो करो, या हम एक पर्टिकुलर सीड की वैरायटी को रजिस्टर करवा रहे हैं और तुम उसी सीड की वैरायटी को ग्रो करोगे. ठीक है. पेटेंटेड सीड, जैसे पेटेंटेड मेडिसिन देखते हो ना कि एक पर्टिकुलर कंपनी ही बना पाती है. ये फार्मर का नाम है नारेंद्र. ठीक है, मान लो नारेंद्र इनका नाम. नारेंद्र किसी का भी नाम हो सकता है, तुम्हें कोई आशंका होनी नहीं चाहिए इसमें. नारेंद्र अगर इनका नाम है और इनकी खेत की ज़मीन है और ये सब है, ठीक है. अब पेप्सी ने इनको ये सीड्स दिए आलू ग्रो करने के. इन्होंने ये सीड्स सो करे और पटेटोज़ ग्रो हो गए. ठीक है. अब पेप्सी ने ये कहा कि तुम हमारे दिए हुए सीड जो ग्रो करोगे, सीड से जो पटेटो ग्रो करोगे वो हमें ही दोगे, पेप्सी को ही सेल करोगे, क्योंकि पेप्सी की मोनोपोली थी इस सीड पे. पेप्सी ने रजिस्ट्रेशन ले रखा था, पेटेंट ले रखा था कि इस सीड की वैरायटी को इन्होंने इन्वेंट किया था. पेप्सी ने रिसर्च किया था उस पर. पेप्सी उससे क्या करेगी? चिप्स बनाएगी. सो दैट नो अदर कंपनी इज एबल टू मेक सिमिलर चिप्स. ओके, सेम क्वालिटी चिप्स. इसीलिए क्या होता है? सो दैट नो अदर कंपनी इज एबल टू मेक द चिप्स. क्या होता है यहाँ पे? पेप्सी ये सारे के सारे आलू खुद परचेज करती है. अब फार्मर्स ने क्या किया? फार्मर्स हमारे भी बहुत शाणे हैं. उन्होंने क्या किया कि जो बीज निकलते हैं ना, इससे बीज अगले सोइंग सीजन के लिए वो सीड्स को सेव कर लिया. नरेंद्र तो नरेंद्र है, समझते हो तुम. ठीक है. साथ में अमित भी था. तो दोनों भाई जो हैं शाणे थे. इन्होंने क्या किया? एल.के. अडवाणी और अटल को भगा दिया और यहाँ पे ये सीड्स सो कर दिए. वही सीड्स हैं ये, समझ रहे हो ना. अब इन्होंने नया आलू ग्रो करा. पेप्सी ने इनके खिलाफ केस कर दिया. पेप्सी ने इनको कोर्ट में ड्रैग कर दिया और ये कहा कि ये हमारे सीड्स हैं, हमारी पेटेंटेड वैरायटी आप नहीं ग्रो कर सकते. फार्मर्स बेचारे ये देखें कि केस क्या होता है. राम जेठमलानी कौन है, लॉयर्स होते हैं बड़े बड़े. फार्मर्स डर गए. क्या करते फार्मर्स? केस वेस लड़ना इनके बस की बात नहीं है ना. ठीक है. तो अब क्या हुआ
ये केस वगैरह चल रहा था, अभी तो फार्मर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, समझ रहे हो ना तुम। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जैसे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, ये सब इंडिगो कल्टीवेशन पे गांधी जी आगे आ गए थे, वैसे इनके लीडर वगैरह आगे आ गए और पेप्सी मजबूर हो गई। पेप्सी को भी किसी ने बता दिया कि देखो अभी सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह लॉ लेके आ रही है, तुम्हारे ही लिए लेके आ रही है, अभी ये छोटे मोटे आलू कचालू के केस में मत पड़ो, बड़े रिफॉर्म तभी आएंगे जब तुम ये केस वापस ले लोगे, अदरवाइज तुम्हारे अगेंस्ट नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। पेप्सी डर गई, पेप्सी को लगा हाँ फालतू में इज्जत पे आ जाएगी, पेप्सी ने अभी के लिए तो ये केस वापस ले लिया। अगर इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई, पेप्सी ने मेरे जैसे टीचर्स के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल छोड़ दिया कि अगर आने वाले टाइम में उन गलीबल बेचारे फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे ऐसे कानून के झांसे में उन्हें फंसाया जाएगा तो कुछ इस तरह से काम हो सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे आगे देखो, पेप्सिको इंडिया sued 4 farmers in April 2019 for a sum of 1 crore, accusing them of having infringed Pepsi's rights by growing crops using FC5 seeds. FC5 seeds. पेप्सी ने ये कहा कि FC5 सीड जो है ना, ये हमने रजिस्टर करा रखा है। पेप्सिको uses potatoes grown from FC5 seeds to make its Lay's chips. Following the PepsiCo's move, Farmers Organization गुजरात, इसीलिए मैंने नरेंद्र नाम लिया था, ठीक है। हुआ भी है गुजरात में ही, तुम समझो, मतलब जो आदमी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है उसी की स्टेट में ये बवाल हो गया। तो पेप्सी को किसने बताया होगा कान में कि तुम अभी रुक जाओ, ये केस वापस ले लो, ठीक है। एंड अदर स्टेट्स लॉन्च द कैंपेन अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सी डिमांडिंग इमीडिएट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पेप्सिको ने क्या किया कि इसके लिए पेटेंट ले रखा है। अब जो एक्ट इसके वजह से चर्चा में था वो एक्ट ये है जो तुम्हें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। अभी वाले बच्चे जो हैं 21 में जा रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, ओके, फार्मर्स राइट्स एक्ट। तो ये एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी कल्टीवेशन की एक्टिविटी से अगर फार्मर्स ने एक कंटेनर खरीदा जिस पे लिखा था पेप्सी सीड्स FC5, ठीक है, कोई बात नहीं FC5 लिखा हो, लेकिन अगर फार्मर उसमें से अपने रेजिड्यू सीड्स या प्लोइंग बैक के लिए, प्लोइंग बैक होता है दोबारा से सीड्स को यूज़ करना, प्लोइंग बैक के लिए उसमें से कुछ सीड्स रिट्रीव कर लेता है तो वो सीड्स दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं, ओके। यानी कि ट्रेडिशनल प्लांट वेराइटीज़ के कोई सीड्स हैं, ये एक्ट ये कहता है, फार्मर्स को प्रोटेक्शन देता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग को प्रोटेक्शन देता है, फार्मर्स को प्रोटेक्शन देता है कि ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्लांट वेराइटीज़ पे कोई भी फॉरेन कंपनी पेटेंट्स नहीं ले सकती, और हमारे फार्मर्स को पेटेंट लेने के बावजूद भी ट्रेडिशनल क्रॉप, ट्रेडिशनल सीड्स के माध्यम से, मीडियम से ग्रो करने से नहीं रोक सकती। दूसरा, ये एक्ट ये कहता है कि अगर कोई फार्मर प्लो बैक करना चाहता है सीड्स को, तो उसको भी कोई भी कंपनी जिसने पहला कंटेनर ये बेचा था सीड्स का, अगर उसके सीड्स ग्रो करके फार्मर कुछ नया रिट्रीव कर लेता है तो फार्मर को रोका नहीं जा सकता। तो फार्मर को ये लीगल बात नहीं पता थी, लेकिन फिर भी पेप्सी ने फार्मर्स को डराने के लिए उनके खिलाफ केस कर दिया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोदी वाले पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे आ जाएगा तो क्या पेप्सी जैसी कंपनीज फॉल्स केसेस नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो फार्मर्स को कौन बचाएगा, राइट? ये प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इंडिया में, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो इंडिजिनस प्लांट वेराइटीज एक्ट आप यहाँ पे पढ़ोगे, सेक्शन 34 of Plant Varieties and Farmers Rights Act allows the registration to be revoked, allows the registration taken by the Pepsi-like companies like Pepsi on the grounds that breeder has not complied with the provisions of this act. ब्रीडिंग सीड्स जो होते हैं ना, ब्रीडर वेराइटी, अगर कोई सीड्स आपने ग्रो करे उसकी वजह से कुछ और सीड्स ब्रीड हो गए तो वो सीड्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस एप्लीकेशन पेप्सिको अगेन रीअसर्टेड इट्स राइट्स ओवर ग्रोइंग एंड सेलिंग ऑफ FL 2027 potato which it has trademarked as FC5. Farmer accused
Farmers accuse Pepsi of having obtained a breeder certificate for the FC5 potato variety through fraudulent means. This variety of potato has already been grown by farmers since ages. ठीक है. सेक्शन 28 ये कहता है जो उस सीड का एक्चुअल ब्रीडर है. देखो इस एक्ट में एक और चीज़ भी है, अगर इस पे क्वेश्चन आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्चुअल ब्रीडर था इस सीड का, मैं तुम्हें इसको ना एक सिंपल वे से और वे से समझाता हूँ. अभी जो मैं ये लेसन्स ले रहा हूँ, तुमने कभी कभी देखा होगा कि नीचे धन अकेडमी का नाम लिखा हुआ आ जाता है. बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है. अब क्या होता है कॉपीराइट्स में या पेटेंट्स लॉ में एक सिमिलैरिटी है. हर ऐसी लॉ में एक सिमिलैरिटी है. क्या सिमिलैरिटी है कि अगर मैंने कोई मेरी पीपीटीज़ हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिससे तुम पढ़ रहे हो. अगर मेरी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मैं किसी को किसी प्लेटफॉर्म पे, धन अकेडमी पे, फन अकेडमी पे पढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो कल को धन अकेडमी ये कह सकती है कि जतिन वर्मा देखो दोबारा से उन्हीं पीपीटीज़ को यूज़ कर रहा है ना, मेरे खिलाफ केस कर सकती है. डराया भी गया था मुझे, लेकिन मैं जट आदमी, पंजाब का किसान टाइप्स, कहाँ डरूंगा. पता थी पढ़ाई, और पढ़ा लिखा जट और दिक्कत करता है पैदा, समझ रहे हो ना. तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें कही गई थी कि लॉयर्स बैठे हैं तुम्हारे खिलाफ केस करने को अगर तुम छोड़ के जाओगे. तो वो वाली जो चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें मैंने 2-4 लॉ वो पढ़ दिए थे उनको, तो वो लोग बैठ गए, समझ रहे हो. अब तुम यहाँ पे समझो, फार्मर्स बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो टीचर नहीं हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टीचर्स ये कैसे, अगर मुझे कोई धन अकेडमी ये कहे कि तुम ये पीपीटीज़ दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो वो गलत है. क्योंकि मैं इन पीपीटीज़ का कौन हूँ? ब्रीडर हूँ. ये पीपीटीज़ मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, मैंने रिसर्च करके बनाई. पॉलिटी की पीपीटीज़ में आप देखते हो कितने अच्छे अच्छे वो डायग्राम्स यूज़ करे हैं. जो 27 मई से जो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है, GS बैच में जो लोग हो, ठीक है, तो दे मे क्लेम आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट्स गेट ओवर. जो ब्रीडर है, जो असल में उस सीड को जन्म देने वाला है, ठीक है, उस ब्रीडर से पेप्सी ने पेटेंट ले लिए कि अब से इसे हम ग्रो करेंगे. बिल्कुल ठीक बात है, समझ रहे हो ना, कि पेप्सी ने बोला कि अब से तुम इस सीड पे ग्रो नहीं, तुम इस सीड को किसी और को नहीं बेच सकते. बट अगर तुम किसान हो, टीचर हो, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आगे अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसी सीड को ब्रीडर के माध्यम से, ब्रीडर होने की हैसियत से, एक्चुअल ओनर तो उन सीड्स का मैं हूँ, मैंने पेप्सी को ये बेच दिए, बट आगे चल के मैं ये किसी और को नहीं बेचूंगा. अब उसमें एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि मैं अपनी फसल उगाने के लिए उन सीड्स को यूज़ नहीं कर सकता. समझ में आया. तो ब्रीडर के लिए एक्ट फेवरेबल है. कॉपीराइट्स एक्ट भी ये कहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट भी यही कहता है कि जो एक्चुअल ओनर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का. अब ऐसे तो फिर थॉमस एल्वा एडिसन के घर में अंधेरा ही रहता, क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब के जो राइट्स थे, लाइट बनाने वाले जो राइट्स थे, वो फिलिप्स को, किसी किसी कंपनीज को बेच दिए. अब फिलिप्स ये कहे कि भाई तुम घर में चिराग नहीं जला सकते क्योंकि तुमने इसके पेटेंट्स हमने दे दिए हैं. थॉमस अल्वा एडिसन कहेगा गजब, पूरी दुनिया के घर में जो है उजाला, मेरे घर में अंधेरा, ये तो कलयुग आ जाएगा फिर. समझ में आया. इसीलिए उसी लॉजिक पे बना है ये एक्ट, जो ये कहता है कि फार्मर्स, अगर इंडिजिनस कोई फार्मर है, ब्रीडर के पास में एक्सक्लूसिव राइट है. बट सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स द राइट्स टू द फार्मर टू ग्रो एंड सेल अ प्लांट इफ दे themselves have developed it. If they themselves have developed it. Is this clear to everyone? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये ऐसे ही डराती हैं. आई हैव हैड बेटर एक्सपीरियंस विद देम ऑल्सो, कि जब मुझे ये डायरेक्टली बोला जाता था कि हम आपके खिलाफ केस कर देंगे अगर आप ये छोड़ के गए. मेरे को एक्चुअली इरिटेशन थी कि मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा. सिंस माय फर्स्ट डे, जिस दिन से इन्होंने टी शर्ट पहनने को बोला था, तो मैंने बोला कि मैं आज़ाद आदमी, मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा. राइट. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन द प्रीलिम स्पेशल बैच, दे नो इट. कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनको पता है जिस दिन पहली बार ज़बरदस्ती टी शर्ट बनाई गई थी, मैंने क्लास बंद कर दी थी. राइट. तो ये सारी चीज़ें होती थी. अब पॉइंट ये है कि वो तो चलो ठीक है, मेरे को नॉलेज थी, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या फंसाओगे. फार्मर्स जो हैं वो ट्रैप में फंस सकते हैं, जैसे पेप्सी ने ये केस करके एक एग्जाम्पल हमें दे दिया.
जब तक आप फार्मर्स के लिए कोई लीगल अथॉरिटी नहीं बनाते. क्लियर? Two provisions of this act which you need to memorize are: number one, indigenous breeder can use and reuse the same seeds for his own purpose. बट मैंने अगर पेप्सी को सीड बेच दिए हैं तो मैं अंकल चिप्स को नहीं बेच सकता. क्लियर है? दो बार कमाई नहीं कर सकता. मतलब मैंने अगर धन एकेडमी को ये अपनी लेक्चर्स दे दिए तो मैं भैया जो को नहीं दे सकता. दोनों तरफ से नहीं. हाँ, अगर अपने लिए अपनी क्लासेस चलाना चाहूँ तो मैं चला सकता हूँ. अब उसमें कॉपीराइट्स वाले लॉ में क्या है, 2 साल के लिए. 2 साल के लिए मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने लेक्चर्स धन एकेडमी को दे रखे हैं. अब वो उन 2 साल के लिए मेरे नाम पे ऐड चलाते हैं, जो कि गलत है प्रॉपर वे में देखा जाए तो. वो ये कहते हैं कि हमने आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 साल के लिए ली थी, जिसके लिए हमने आपको पे किया है. 2 साल के लिए हम आपके कोर्सेज को, आपकी प्रोफाइल को डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन 2 साल के बाद मैं उन पे केस कर सकता हूँ. समझ में आया? अब यहाँ पे ये जो नाम दे रखा है ना तुम्हारी स्क्रीन पे 2027, पेप्सी ने ये जो सीड लिया है पोटैटो का, ये 2027 तक लीज पे लिया है. उसके बाद फार्मर्स ये सीड दोबारा से या तो पेप्सी खरीदेगी तो पेप्सी को बेच देंगे, या फिर अंकल चिप्स को बेच देंगे. क्लियर? यस, दिस टॉपिक वाज आल्सो कवर्ड इन एग्रीकल्चर क्लास. क्लियर है सबके लिए? अब आते हैं शांता कुमार. मेन रिकमेंडेशंस ऑफ शांता कुमार कमेटी. व्हाट इज दिस शांता कुमार कमेटी? शांता कुमार कमेटी इज द कमेटी ऑन रिफॉर्म ऑफ Food Corporation of India. FCI hand over all the procurement operations of wheat, paddy and rice to states that have gained sufficient experience in this regard. Clear? तो शांता कुमार कमेटी ये कह रही है कि एफसीआई जो प्रोक्योरमेंट है, फूड ग्रेन्स की खरीद फरोख्त का जो मामला है, वो फार्मर्स, वो स्टेट्स पे छोड़ दे. ठीक है? और उन स्टेट्स पे जिन्होंने सफिशिएंट एक्सपीरियंस इस बिजनेस में, इस पूरे प्रोसेस में गेन कर लिया है. क्लियर? So FCI should move on to help those states where farmers suffer from distress, where MSP based purchase has not penetrated that much. जहाँ पे मध्य प्रदेश में, पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में MSP बेस्ड, हरियाणा में अच्छे से काम चल रहा है. स्टेट का जो हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, पंजाब का पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, अगर वो अपना काम ठीक से मैनेज कर रहे हैं तो FCI उनका काम उनको छोड़ दे. FCI कहाँ फोकस करे? झारखंड, विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं होती. क्लियर? ये फर्स्ट मेजर रिकमेंडेशन थी FCI. अब दूसरा, recommendations of Shanta Kumar Committee on PDS and National Food Security Act related issues. There is a need to have a relook at the current coverage of 67% of population. तो ये जो मोदी सरकार कह रही है ना कि 67% से जो पॉपुलेशन है ओवरऑल इंडिया की, 67% पॉपुलेशन कवर्ड है. अब मोदी सरकार ने ये कहा है कि 67% से इसे कम करके 50% कर दिया जाए, या 60% या 55% कवरेज होगी पॉपुलेशन की. यानी कि 120 करोड़ लोगों का ऑफिशियली जो 120 करोड़ पॉपुलेशन है, अभी उसके 67% पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स मिलते हैं, है ना. लेकिन अब ये कह रही है शांता कुमार कमेटी कि इसकी कवरेज को कम कर दिया जाए, 67 की बजाय 55 कर दिया जाए, या कुछ ऐसा कर दिया जाए. ठीक है? और दूसरा प्रपोजल और भी आया है, क्योंकि सरकार के ऊपर बजट का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बर्डन बहुत इंक्रीज़ होते जा रहा है, फिस्कल बर्डन, बजट इसका एलोकेशन बढ़ते जा रहा है. इसलिए शांता कुमार कमेटी ने ये कहा कि जो 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये किलो राइस, व्हीट और कोर्स सीरियल्स दिए जाते हैं, उनको 5 रुपये, 4 रुपये या 3 रुपये कर दिया जाए. उन्होंने ये कहा है कि इससे गरीब आदमी की पॉकेट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन FCI का नुकसान, भारत सरकार का नुकसान कम हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉस कम हो जाएगा. तो ये अच्छी बात है. मैं कहता हूँ इतना लॉस क्या कम होगा, इससे बढ़िया अंबानी पे 2 रुपये अंबानी पे टैक्स बढ़ा दो, 3 रुपये अदानी पे बढ़ा दो, और अनिल अंबानी के
जो फर्जी लोन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर जो बेनिफिट्स वगैरह दिए जा रहे हैं वो बंद कर दो, है ना। सूट बूट की सरकार वाले काम बंद कर दो, लूट लूट की सरकार वाले काम बंद कर दो, राफेल वाले ये सब बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्लियर। तो दो कंट्रोवर्शियल सजेशंस, ये कहा जा रहा है कि फूड सब्सिडी बर्डन को कम करने के लिए एफसीआई का रिफॉर्म ज़रूरी है। क्या करो एफसीआई के रिफॉर्म करने के लिए? कुछ स्टेट से अपना पल्ला झाड़ लो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल टू सम एक्सटेंट, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उससे थोड़ी सी ज़्यादा या कम होती है, सही काम चल रहा है, वहाँ पे स्टेट्स के हवाले काम छोड़ दो, एफसीआई अपने आप को वहाँ से विड्रॉ कर ले। और टेलिंग यू दिस थिंग that in Punjab already the government has, FCI has started rejecting the procurement from state warehousing corporations. State warehousing corporations every year, as I told you, Punjab State Warehousing Corporation is given a target by FCI that we want you to procure 50 million tons of food grains. And once PSWC पंजाब का जो डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन है, वो प्रोक्योर करता है, एफसीआई को देता है, एफसीआई इन रिटर्न इनको पैसे दे देती है, और ये पैसे इन रिटर्न कमीशन एजेंट्स को दे देते हैं, कमीशन एजेंट्स फार्मर को दे देते हैं। इस साल या पिछले साल पता है क्या हुआ है? क्वालिटी के बहाने पे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, एफसीआई हैज स्टार्टेड रिजेक्टिंग द फूड ग्रेन्स procured by पंजाब हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। जानबूझ के पेमेंट नहीं होगी, पीएसडब्ल्यूसी अगली बार परचेज नहीं करेगा, उससे अगले साल एफसीआई कहेगी हम चले, अब तुम अपना काम खुद संभालो। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। FCI should outsource its stocking operations. Now you all know the way unbundling had happened in the power sector. What is the meaning of unbundling? Unbundling basically means पावर सेक्टर में पहले पावर जनरेट होती है ना, थर्मल पावर प्लांट में वो धुआं निकलता है कोयले का और वो सब, ठीक है। फिर ट्रांसमिट होती है वो बड़ी लाइनें जिस पे वो भूत बना होता है कि 20,000 वॉट का झटका लगेगा वो सब, ठीक है। ट्रांसमिशन वो बड़ी लाइन से, थर्मल पावर प्लांट से, फिर यहाँ से, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो तुम्हारे गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा होता है, राइट। ये घर तक आ गया, ये तुम्हारा मीटर और तुमने लगाई कुंडी और जो सब बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये जो है पहले पावर सेक्टर, जैसे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ही होता था, ठीक है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। अब इसमें पता क्या था? जनरेशन में लॉस होता था, पता नहीं, ट्रांसमिशन में लॉस होता था, पता नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होता था, नहीं पता। इसीलिए पहले किसी एक कमेटी ने ये एक सजेशन दिया कि आप जनरेशन को अलग कर दो, थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे बना दिया पंजाब, पहले होता था पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो फिर अब बना दिया पंजाब स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड, अलग कंपनी बना दी, ठीक है। अब इस कंपनी की अलग बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, इसमें पता लग जाएगा प्रॉफिट आएगा या लॉस। फिर ट्रांसमिशन, पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, इससे ये पता लग जाएगा कि ट्रांसमिशन में कोई लॉस आता है। जनरेशन कंपनी, थर्मल पावर प्लांट जो पंजाब का है, सरकार का है, वो ये बताता है कि हमने इतने गीगावाट्स, 1000 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी इनको बेची, ठीक है। 1000 गीगावाट्स के 3 रुपये पर गीगावाट मिल जाएगा ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट से जनरेशन डिपार्टमेंट को, जनरेशन कंपनी को। ट्रांसमिशन वाली जो कंपनी है पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन, अब ये जब बिजली ट्रांसमिट करती है ना, तो तुम्हें पता होगा एक ऐसे बनाते थे ना ओम, OHM, रेजिस्टेंस का जो मेजर होता था, एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने बोला था कि जब बिजली को ट्रांसमिट करते हैं तो कॉपर की वायर से कम रेजिस्टेंस होता है, सिल्वर की वायर से ज़्यादा होता है। तो अब जब 1000 गीगावाट्स को ट्रांसमिट करके ट्रांसफार्मर्स तक या छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस तक पहुंचाया जाता है, इसमें से बचती है 950 गीगावाट्स। 50 गीगावाट्स ट्रांसमिशन में ही वेस्ट हो जाती है, ये सबको पता होगा, राइट। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन में लोग चोरी करते हैं, कभी ये कहा जाता है कि बिजली की चोरी कर रहे हैं लोग मीटर में कुंडी लगा के, और ये सब है ना, यहाँ पे भी लॉस होता है इस लॉस के नाम पे। और दूसरा क्या लॉस होता है? सरकार बिजली खरीदती है 4 रुपये पे, 3 रुपये यूनिट जनरेशन ने ट्रांसमिशन को बेचा, ट्रांसमिशन ने
₹4 में डिस्ट्रीब्यूशन को एक यूनिट बेच दिया, ₹1 प्रॉफिट, या ₹3.5, ₹3.50 प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ये बिजली को बेचेगा, कितने में बेचना चाहिए? ₹6 में बेचना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, फिर बिजली का बिल जनरेट होगा, फिर उसको कलेक्ट करेंगे, कुछ लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, है ना, वेस्ट लॉस होगा। लेकिन सरकार क्या करती है, केजरीवाल सरकार, चुनाव जीतने के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, ऑक्सीजन के पैसे लगते हैं, लेकिन मतलब समझ रहे हो ना तुम, सारा कुछ फ्री करने लगती हैं सरकारें। इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलिज्म, लोक लुभावने, वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोटर को बिजली फ्री दे दो, वो तुम्हें वोट फ्री दे देगा, ऐसे तुम जीतते रहोगे और नाम कमाते रहोगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अलग बना दिया। अब पंजाब में क्या है? पंजाब स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसकी अलग बैलेंस शीट बनेगी। अब जब ये 3-4 साल इस रिफॉर्म को करने के बाद हो गए, तो ये पता लगा कि ये प्रॉफिट पे चल रही है, जनरेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन प्रॉफिट में चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में चल रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की लॉस में चल रही है। एक तो लोगों को सब्सिडी देने के नाम पे बहाना बना के नेता लोग अपनी जेब भर लेते थे, समझ में आया? अंबानी, अदानी, शीला की जवानी, मतलब शीला दीक्षित, बिजली का घोटाला दिल्ली में भी हुआ था, केजरीवाल ने एफआईआर करा था, वो सब तुमने पढ़ा था कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो ये सारे घोटाले होने लगे। अब ये सारी चीज़ों को बंद करने के लिए जब अलग अलग कंपनीज बन गई हैं, तो इनमें अलग अलग सीईओज लगा दिए गए हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर अकाउंटिंग करो और ये बताओ कि 900 गीगावाट्स जो तुम्हारे पास आए थे, उसको तुमने ₹3 पे बेचा गरीब लोगों को, बीपीएल वालों को, या फ्री में बेचा बीपीएल वालों को, कमर्शियल रेट कितना है? ये हो गया अनबंडलिंग। एक बंडल था जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको अलग 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 कर दिया, ठीक है। अब अगला बंडल देखते हैं, किसका? एफसीआई का। अभी एफसीआई क्या करती है? ये रहा किसान का खेत, ये रही किसान की मंडी, ग्रेन मार्केट, एपीएमसी, यहाँ से फूड ग्रेन्स परचेज करती है, प्रोक्योरमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। अब शांता कुमार कमेटी ने ये कहा है कि प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेज, प्रोक्योरमेंट को सिंपल वर्ड्स में परचेजिंग कहेंगे, परचेजिंग फंक्शन को, स्टोरेज फंक्शन को, अभी जो एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर, पूरी एफसीआई इतना बड़ा इंडिया, एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर लगा रखा है, आईएएस ऑफिसर, ठीक है। तो इतना बिजी पर्सन वो, अब उसको ये पता होगा कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, या यहाँ पे लॉस हो रहा है, या यहाँ पे लॉस हो रहा है। इसलिए शांता कुमार कमेटी ने ये कहा कि इनको अनबंडल कर दो। यहाँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टोरेज लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। क्लियर? दिस वॉज द सजेशन। इससे क्या होगा, जो गरीब लोगों के नाम पे अमीर लोग या नेता लोग या बाबू लोग अपनी पॉकेट भर लेते हैं, कुछ कुछ जो करप्ट हैं, वो सारा कुछ बंद हो जाएगा। एफसीआई ये बताती है सीएजी को हर साल कि कम से कम 200 क्विंटल अनाज चूहे खा गए। ये कौन से चूहे हैं ये नहीं पता लगा अभी तक। ऐसी कौन सी स्पीशीज़ है, अफ्रीकन है या गुजराती है, कौन सी है, या फिर मनमोहन वाली है, नहीं पता लगा आज तक, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जो भी कह लो तुम, समझ रहे हो ना। तो ये दिक्कत है। अभी फिर आधी अनाज को ये दिखाया जाता है कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए फूड ग्रेन्स वर रॉटन, ठीक है। तो ये सारा कुछ इन्होंने बताया। To have a relook at the current coverage of 67% of population, priority households getting only 5 kg per person. ये हो गया। FCI should outsource its stocking operations to various agencies such as Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations, private sector under PEG, Private Entrepreneurs Guarantee Scheme. This scheme is not that important, so I'm not going to teach you, ठीक है। एंड इवन दी स्टेट गवर्नमेंट्स दैट आर बिल्डिंग सीलोज, सीलोज होता है वेयर हाउसेज। आज के न्यूज़पेपर में आया था ना करंट अफेयर्स में, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कम हो गया है, राइट। तो इट शुड बी डन ऑन कॉम्पिटिटिव बिडिंग बेसिस, इन्वाइटिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। अभी क्या होता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ये बोला जाता है कि तुम गोडाउन बनाओ
और हम तुम्हें 3 लाख रुपए रेंट देंगे, 50,000 रुपये रेंट देंगे डिपेंडिंग अपॉन स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें बहुत लोग जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनके भाई बहन, उन्होंने ये FCI को गोडाउन्स रेंट पे दे दिए। घर बैठते आराम से रेंट आ जाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग वगैरह नहीं करी गई। जो शांता कुमार कमेटी ने ये कहा है 2014 में कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब, अगर एक पर्सन ये कह रहा है कि 100 क्विंटल की 10 मिलियन टन की कैपेसिटी मैं आपको 20 लाख रुपए में रेंट में दूंगा, FCI को बोल रहा है, टेंडर भर रहा है, वो जो टेंडर भरते हैं ना फिल्मों में दिखाते हैं, वो वाला सील्ड एनवेलप में टेंडर फिलअप कर रहा है, ठीक है। और दूसरा पर्सन ये कह रहा है कि मैं आपको 18 लाख में दूंगा, FCI 18 लाख वाले को दे दे, 18 लाख वाले को हायर कर ले, 20 लाख वाले को बोले कि तुम्हारा गोडाउन हायर करना हमें महंगा पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई लोग सामने आए ही नहीं, इसीलिए जितने गोडाउन बने, महंगे बने या सस्ते बने, महंगे रेंट पे उन्हें ख़रीदना, उन्हें हायर करना पड़ा। क्योंकि अगर हायर ना करते तो फूड ग्रेन्स फिर दोबारा से ख़राब हो जाते मॉनसून में, इसलिए लोगों की कमाई, राइट। मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स नीड्स टू बी ग्रेजुअली कंटेनराइज्ड। मूवमेंट क्या होती है, अभी ट्रक आता है, ट्रक्स में ये ग्रेन्स को लेके जाया जाता है, और उसमें रास्ते में PDS में जो चोरी होती है वो अलग, ठीक है। ड्राइवर क्या करते हैं, निकाली 2-4 बोरी, मिट्टी विट्टी भर दी और लगा दिया गोडाउन में, तो ये तो एक अलग है। दूसरा, जो डीजल का कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है, वो सब इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं FCI में। इसीलिए ये सारे रिफॉर्म्स करने के लिए शांता कुमार कमेटी लाई गई थी, जिसकी रिकमेंडेशंस शांति के साथ कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दी गई हैं, लाइक एनी अदर कमेटी। टोटल एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। केरला में क्या किया गया, ये जो ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ये ट्रक को GPS के थ्रू मॉनिटर किया जाता है सिंस 2012। इसीलिए केरला में बताया जाता है कि जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी एक बार इलेक्शन जीत जाती है, वहाँ पे उन्हें हराना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे हार जाती है वहाँ पे उनका जीतना मुश्किल हो जाता है, वो एक अलग बात है, स्पेशली व्हेन इट इज़ BJP और कांग्रेस, इफ़ यू लूज टू, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला में उन्होंने क्या किया, इनमें 8-8 हज़ार रुपये का GPS डिवाइस लगा दिया कि ये ट्रक अगर कहीं रास्ते में रुकेगा और रास्ते में अगर कुछ इसमें मिलावट होगी, कुछ भी एडल्ट्रेशन होगी, तो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में, जहाँ पे इन सभी ट्रक्स की आने जाने को, कम्यूटेशन को मॉनिटर किया जाता है, वहाँ पे GPS रेड अलार्म इंडिकेट कर देगा। अगर वो पेट्रोल पंप वगैरह है तो 10 मिनट से ज़्यादा खड़ना अलाउड नहीं है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा ड्राइवर रुका तो ड्राइवर को ड्राइवर के पैसे नहीं मिलेंगे, ड्राइवर को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, राइट। तो ये सारे स्ट्रिक्ट सिस्टम्स हैं। ऐसे सिस्टम्स करने के लिए शांता कुमार कमेटी ने कहा कि आप भी ऐसे सिस्टम्स पैन इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे करो। क्लियर। नाउ वे फॉरवर्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ थोड़ा सा खुद पढ़ोगे। और द डॉक्यूमेंट दैट आई हैव प्रोवाइडेड, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दैट डॉक्यूमेंट बाय मंडे। क्लियर। By Monday you should have read that document. Clear guys, everyone? So we conclude this class for today. Thank you everyone. Bye bye.